तो सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, जिस पर सभी की निगाहें थी। ईडी बनाम दीदी, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। 8 जनवरी को दरअसल आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापे और वहीं ममता बनर्जी का पहुंच जाना और जांच अधिकारियों से जबरदस्ती फाइलें छीनकर ले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इन सभी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में स्टेट एजेंसी के दखल का बेहद गंभीर मामला है। लोकतंत्र में, व्यवस्था में हर अंग अपना काम कर सके, इसके लिए इस मामले की सुनवाई बेहद जरूरी है ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले बच ना सके, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अदालत ने कहा कि बंगाल पुलिस को निर्देश दिया उसने अपने इस आदेश के तहत कि सभी जरूरी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डिवाइस को संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई और 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ईडी का इस पूरे प्रकरण में आरोप था, उसने की जो पिटीशन थी उसमें यह कहा गया था कि 8 जनवरी को आईपैक से जुड़े प्रतीक जैन के यहां छापेमारी के दौरान बीएनएस के तहत 17 संज्ञेय अपराध किए गए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो यह मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच कराई जाए और जब्त सबूत सुरक्षित किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम और पश्चिम बंगाल पुलिस के ईडी के कामकाज में दखल को बेहद गंभीर मुद्दा बताया, जिसको बाद में अदालत ने अपनी जो फैसला दिया उसमें इस बात को माना। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई को पुलिस में पश्चिम बंगाल में दखल दिया था। एसजी ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले में शामिल जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। एसजी ने कहा कि आईपैक पर छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गईं, अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। एसजी ने इसे लूट और डकैती का मामला बताया। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमने जब कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया तो टीएमसी के लीगल सेल के निर्देश पर कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा कर दी गई। हाई कोर्ट के आदेश में जज ने लिखवाया कि सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी अपनी दलील दी कि ईडी कोयला घोटाले के मामले में रूटीन जांच कर रही थी। यह समझ से परे है कि खुद सीएम को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर में पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके बाद अदालत का यह फैसला आया। दरअसल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से हाजिर हुए और उसके साथ राज्य सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वो भी हाजिर हुए और इन दोनों लोगों ने कहा कि यह मामला पहले हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए जहां यह पहला मामला लंबित है। लेकिन अदालत ने दरअसल इस मामले में खुद संज्ञान लिया, न सिर्फ इसकी सुनवाई की बल्कि अब आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, इन सबको नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है कि आपने केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया। और अदालत ने साफ साफ तौर पर अपने इस फैसले में कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के जांच में दखल देना राज्य के द्वारा यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर सुना जाना चाहिए और यह भी तय किया जाना चाहिए कि इसमें कोई भी जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, वो बच ना सके। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर सख्त टिप्पणी अगर कही जाए तो अदालत की तरफ से आई है। इस पूरे मामले में 14 जनवरी को इससे इतर एक मामला और भी है जो आप दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में इस बीच माइक्रो ऑब्जर्वर का काम कर रहे 9 अधिकारियों ने अपने आप को काम से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है उसमें उनका कहना है कि एसआईआर की सुनवाइयों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दबाव और गुंडागर्दी के आगे वो काम करने में सक्षम नहीं है। 14 जनवरी को उन पर हमला किया गया जिसमें 2 माइक्रो ऑब्जर्वर घायल भी हो गए। राज्य सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और ऐसी स्थिति में वो अपना काम कैसे कर सकेंगे। तो इस पूरे मामले को आपने गंभीरता से देखा, किस तरह से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का अपना काम है और उसमें जो जिन लोगों ने दखल दिया है
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें से कोई भी जो अपराधी है वो बचने ना पाए। ये भी अदालत ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें यह भी कहा है। तो बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो चोरी नहीं, दरअसल डकैती है। भ्रष्ट अधिकारियों को भी जेल भेजा जाना चाहिए। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। कारण चोरी तो छुप के करते हैं, ये तो खुलेआम शस्त्रों लेके सारे अधिकारी को लेके क्षमता का दुरुपयोग करके ममता बनर्जी ने वो फाइल छिनताई किया। और इसीलिए मैं समझता हूं जैसे आपका शाहजहां सीबीआई इंक्वायरी में बाधा डाला, इसलिए शाहजहां अभी जेल में है। एक ही अपराध ममता बनर्जी ने किया, इसलिए ममता बनर्जी क्यों नहीं जेल होगा। सारे जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उन सबको सस्पेंड और उनका भी जेल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अभी इसके ऊपर पॉलिटिकली कोई हम लोग कमेंट नहीं कर रहा है। हमारा स्टैंड सेम है, एकदम सेम है कि देखिए ये केस 2020-21 में दर्ज किया हुआ था। वो 5 इयर्स 6 इयर्स वो ईडी क्या, वो लोग क्या नींद में थे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर शत्रुपा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर शत्रुपा, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर भास्कर सिन्हा रॉय, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है विनोद जी आपका। और विकास सारथी, हमारे संवाददाता जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास आएंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, दरअसल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो है में वो शामिल रहे हैं। और विकास, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, इस सुनवाई को? अदालत का क्या कुछ रुख रहा, क्या कुछ हमको आप जानकारी देंगे? देखिए, जब ऑर्डर लिखाना शुरू किया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि बीच में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी कुछ इंटरप्शन कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये आदेश हम 10 मिनट की सुनवाई के बाद भी दे सकते थे, लेकिन हमने आपको विस्तार से सुना। कोर्ट की राय ये है कि अगर इस मामले को अनदेखा किया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि चाहे ममता बनर्जी के वकील हों या डीजीपी के वकील हों, जो वो ये बात कह रहे थे कि ये मामला जब हाई कोर्ट में पहले खुद ईडी ले गई थी, तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए क्यों ये लोग इतना इस पर दबाव डाल रहे हैं कि यहीं पे सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये लगता है कि पहली बात, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है बंगाल में, इससे पहले भी इस तरह का एक वाकया हो चुका है। तो अगर इस तरह की चीजों को होने दिया जाए तो एक तरीके का अनलॉनेस पूरे देश में हो सकती है, जहां पर सेंट्रल एजेंसीज स्टेट में किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रही हो। अब यहां पर कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसके दो पक्ष हैं। पहला, एक मांग ये है ईडी की कि जितने भी अधिकारी थे इनको निलंबित किया जाए, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ को। दूसरी मांग उनकी ये है कि क्योंकि सुनवाई के दौरान ये बात कही गई तृणमूल के पक्ष लेने वाले वकीलों की तरफ से कि संज्ञेय अपराध की बात अगर ईडी कर रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं उन्होंने दर्ज कराई, इस बात को पिटीशन में लिख करके सुप्रीम कोर्ट में देने का क्या औचित्य है। तो इस पर ये रुख है ईडी का कि एफआईआर वहां पर दर्ज तभी हो सकती है जब सीबीआई इस मामले की जांच करे, यानी सीबीआई जांच करेगी तभी इस घटना की एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। वो ये सारे पहलू अभी ओपन है निखिल, यानी आने वाले दिनों में इस घटना को लेकर के नोटिस भले ही कर दिया है, लेकिन जो पूरा वाकया हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इन अधिकारियों के निलंबन की मांग की जा रही है। तो भविष्य में इन दो विषयों पर सुनवाई फोकस रहेगी। फिलहाल तमाम विरोध के बावजूद कि ये मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच का मामला है, इसीलिए हमें लगता है कि इस पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, वरना एक अराजकता की स्थिति देश भर में पैदा हो सकती है। जी, कुछ बातें और विकास, जिस तरह से कि सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की जरूरत है, यह भी अदालत की तरफ से कहा गया। उसके अलावा अदालत ने जिस तरह से कहा कि किसी सबका एक लोकतांत्रिक देश में सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं इस पूरे सिस्टम में, और अगर कोई केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है तो उसमें दखल देना ये बेहद गंभीर है। अदालत ने इसको न सिर्फ माना है बल्कि ये भी कहा है कि जो इसके कल्प्रिट्स हैं, जो अपराधी हैं, उन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। ये कितनी सख्त टिप्पणी देख रहे हैं इसको? तो देखिए, कोर्ट ने दो बातें, कोर्ट का फोकस दो बातों को लेकर के खास तौर पे था। जहां तक एफआईआर की बात है तो ये बिल्कुल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि हम एक
इस इंसिडेंट की केवल बात नहीं कर रहे हैं, इसी इंसिडेंट का हवाला नहीं दे रहा है ईडी। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी लगभग यही इसी तरह का व्यवहार किया गया था। आप याद करें, जब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई गई थी, जहां पर कि हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से एक जांच हो रही थी, वहां पर भी सीबीआई के अधिकारियों को उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दो इंसिडेंट जो हैं वो कोइंसिडेंस की बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला इंप्रेशन लगता है वो यही कि एक बार ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसी पर दुरुपयोग की बात उठी हो, लेकिन पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है कि केंद्रीय एजेंसियों पर के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश की गई यहां पर स्टेट पुलिस की तरफ से। तो दो अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है जरूरी इसको विस्तार से इस पर सुनवाई करना, और जो दो मांगे हैं उन पर भी अभी कोर्ट का कोई रुख स्पष्ट तो नहीं आया, लेकिन ये दोनों इश्यूज अभी कोर्ट के सामने ओपन है। पहला सस्पेंशन को लेकर के, क्योंकि इसमें अगर सस्पेंशन करना होता है तो चीफ सेक्रेटरी ही कर सकते हैं इन अधिकारियों का सस्पेंशन। दूसरा, जो घटना हुई उसकी जांच स्थानीय पुलिस से ईडी का ये कहना है कि कहीं बिल्कुल नहीं हो सकती निष्पक्ष जांच, इसीलिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इन दो पहलुओं पर भी सुनवाई आगे होनी बाकी रहेगी। 2 हफ्ते में जवाब देना है सभी पक्षकारों को। दूसरी बात, ईडी ने कहा कि ये जो आईपैक के दफ्तर पे जो रेड हुई थी ईडी की, वो एक रूटीन के जांच के सिलसिले में हुई थी। ये समझ से परे है कि चीफ मिनिस्टर खुद वहां क्यों पहुंची और उनके साथ साथ डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को वहां क्यों बुलाया गया। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर उनके वकीलों ने ये माना कि आईपैक और तृणमूल के बीच एक एग्रीमेंट है जिसमें उसकी बहुत सारी चुनाव से जुड़ी जो भी तैयारियां होती हैं, जो भी डेटा होता है, उनको वो इकट्ठा करता है। आरोप यह है ममता बनर्जी के वकील की तरफ से कि उनकी एक लैपटॉप और एक फोन वहां से वो ले गई थी। इसमें पार्टी से जुड़े हुए बहुत ऐसे डेटा और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो नहीं चाहते थे कि ईडी उनको ले। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी की जो कोशिश थी वो उन डिजिटल इक्विपमेंट्स को लेने की थी, और इसीलिए कोर्ट ने आज निर्देश में भी कहा कि सीसीटीवी उस जगह का जहां पर ईडी ने छापा मारा उसके आसपास के इलाके का, जो कि उसके नियर बाय जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका, और इसके अलावा जो डिजिटल वहां पर जो भी उपकरण लिए हैं उनको भी प्रिजर्व करना सुनिश्चित करे पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस। जी 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 बिल्कुल। विकास आप बने रहे हमारे साथ में। विनोद मिश्रा जी, कैसे आकलन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का? और खास बात यह भी है कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई, और अदालत ने, जैसा कि विकास कह रहे हैं, कि उसका ज्यादा संज्ञान इस बात पर था कि कहीं ये रूटीन वर्क ना हो जाए कि जब भी केंद्रीय एजेंसियां पहुंचे तो राज्य सरकारें उनमें दखल दें। निखिल, आज जो ईडी ने जो फ्रेश चार्जशीट में अपनी सारी चीजें रखी है, विकास जी ने विस्तार से आपको बताया है। मैं अगर हम लोग जब चर्चा करते रहे कि पिछले सालों में ईडी ने इस तरह के कई छापे पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपने देखा कि करोड़ों रुपए के जो हरी गुलाबी नोट सब का भी हम लोगों ने देखा है। ममता बनर्जी की मंत्री ही थी, उसमें सारे वो लोग ही थे। कई मंत्री उनके जेल में भी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर अभी भी हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो ईडी की, सीबीआई की वहाँ रूटीन कार्रवाई चलती रही है। मुझे सबसे हैरान की बात यह है कि ममता बनर्जी आज तक ईडी के किसी कार्रवाई में किसी अपने खास मंत्री के घर पे नहीं पहुंची। ये ऐसा क्या कार्रवाई था आईपैक के साथ में उनका, या वो प्रतीक जैन को लेके कि ममता बनर्जी को ये असहज कर दिया और वो सीधे पहुंच गई डीजीपी के साथ में, चीफ सेक्रेटरी को लेके, और अपने Z+ सिक्योरिटी के वो हैं तो उनके सारे अंगरक्षक, और आप सोच सकते हैं कि आला अधिकारी हैं, 3 ईडी अधिकारी और उसके साथ में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और आला अधिकारी के बीच में। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मजाक था। ये आप एक तरह से पूरे ईडी के जो ऑफिसर थे जो वो कार्रवाई करने गए थे कोल स्कैम को लेके, आपने उसको एक तरह से बंधक बना लिया था उस जगह पे। तो अब आप देखिए कि प्रतीक जैन का मामला, जो सीधे कोल घोटाले से 22 करोड़ उनका मनी लॉन्ड्रिंग था जो गोवा के इलेक्शन में खर्च किया गया था, ईडी को ये तलाश करना था, ये सबूत जुटाना था, और आप उसको ये कहते हैं कि हमारा ये इलेक्शन का फाइल है और हम उसको ले आते हैं। तो सवाल तो ये उठेगा पश्चिम बंगाल में कि शेख जहां आपके बड़े नेता हैं वो चाहे तो सीबीआई को पीट दें, संदेश खाली में आप ईडी को लहूलुहान कर दें, और यहां आपके आला अधिकारी के साथ मिलकर आप उसको हॉस्टेज बना लें, तो शायद ये देश और संविधान की बात जब आप कहते हैं तो उसकी मर्यादा तो तार तार होती हुई दिखी थी। ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं भास्कर सिन्हा रॉय। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, और इसलिए भी पूछा जा रहा है कि जब जो भी राजनीतिक दल हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं,
तो जनता की सेवा में कौन सा ऐसा काम आप लोग कर रहे थे, कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी फाइलें थी, या कौन सी ऐसी चीज थी जिसको जहां पर जबरन घुस करके उसको लाना ममता बनर्जी के लिए जरूरी हो गया था? क्या था उन फाइलों में, ये आज तक पता नहीं चल सका? क्या उस फाइलों में है? वो पार्टी का कागजात है, पार्टी के इंफॉर्मेशन है, वो आप बीजेपी के पास, हम नहीं चाहते कि बीजेपी के पास पहुंच जाए। हम तो यहाँ पर तो देखा कि चोर ईडी कोतवाल को डांटे, तो ईडी तो चोर है, उसको चोरी करके भाग रहा था। असल में बात यही जिज्ञासा का विषय यही है। आप लोगों में ये जो है ना, कि आप लोग जो पीछे भगवा लेके बैठे हैं ना, बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे, हम दूसरे को बोलने दीजिएगा। हम सब पहले आप जानते हैं। सवाल सुन लीजिए एक बार और। ठीक है, आपके आरोप तो मैं जानता हूं कि आप आरोप के साथ ही शुरुआत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये जो कहा कि वो उसमें बहुत सारी फाइलें ऐसी थी जो आप लोग नहीं चाहते कि बीजेपी को पता चले, लोगों को पता चले। मैं ना यही कहना चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आपका हो, भाई लोग, पार्टी, राजनीतिक दल लोगों की सेवा के लिए ही तो हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो लोग नहीं जान सकते? हम लोग किस उम्मीदवार को खड़े करेंगे, हमारा क्या है इलेक्शन का, कैसे प्रचार करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है, ये क्या आपके पास दे दे क्या? मैंने आपका पार्टी मतलब बीजेपी का दे दे? अब ईडी को ईडी चोर है, पहले मान लीजिए। अगर हम लोगों ने कुछ चुराया, हम लोगों ने कुछ गलत किया, तो ईडी पुलिस में जाने से डरे क्यों? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए? डर गया। अब चोर थाने में जाके एफआईआर करने में जो डर गया, और ईडी चोर अभी बोल रहा है सीबीआई चोर को जांच करे। तो ईडी जो कर रहे हैं ना, इसको हम दोबारा, हम तो उसको अलाउ किया, दोबारा आने से, ऐसे करने से हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हमारा पार्टी ऑफिस में घुस के हमारा सामान लेके भागेंगे और हम देखते रह जाएंगे? क्या मजाक बना के रखे हैं आप लोग? ठीक है, अगर हमने आपका ये पॉइंट तो आ गया। ठीक है, मैं उसमें कोई वो नहीं कह रहा हूं, उसका जवाब जो है वो डॉक्टर शत्रुपा देंगे। लेकिन एक बात और ये भी जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से आकलन करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट 3 तारीख डेट दिया थी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ऐसा क्या था कि हाई कोर्ट के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं है। फिर बोला गया कि वहां पर लॉयर लोग खड़े हो गए, तो कोर्ट के अंदर लॉयर लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कौन जाएगा? केंद्रीय एजेंसी के जांच में दखल को गंभीर माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपने देखा अभी फैसले में। अरे 5 साल से चल रहा है जांच, कहां जांच करने वाले? चोर का क्या जांच करेगा? चोर को हमने चोरी करने से रुक दिया, जो चोरी का माल बीजेपी के पास देने वाले थे वो हमने रुक दिया। अब चोरी करने नहीं देंगे, क्या अपराध किए हम लोग? अब चोर को छोड़ दें? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। मैं एक शब्द पे आपसे तर्क नहीं कर सकता, क्योंकि आप दरअसल, मैं जो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केंद्रीय एजेंसी के जांच में दखल देना बेहद गंभीर है, जिन लोगों ने दखल दिया है, जिन लोगों ने अपराध किया है, वो लोग बुक में लाए जाएं, ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर के और तमाम अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ठीक है, जांच कीजिए, लेकिन ये बात नहीं है कि जांच करने में, आप तो मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश दीजिए, जांच करवाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। पहला बात है तो आप 11:30 बजे थाने में एक तो ईमेल कर दिया कि हम लोग वहां पर मतलब रेड करने के लिए जा रहे हैं, उसका 5:30 से 11:30 तक कोई मतलब खबर नहीं दिया थाने को, जो गलत किया। दूसरी बात है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्फिस्केट, मतलब जब्त क्या किया है, कोई लिस्ट है, क्या चीज मिला है वहां पर, चोर को क्या चीज मिला है वो तो लिख के देना चाहिए। ईडी चोर कभी भी कुछ चीज नहीं दिया कि हम ये सब चीजें हैं, अब हुजूर देखिए हमने ये सब चीज बरामद किया है, क्या चीज है? कुछ नहीं है। अब बोला कि शांतिपूर्वक ये रेड खत्म हुआ। ठीक है सर जी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर शत्रुपा, सुप्रीम, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर शत्रुपा, किस तरह से आकलन करेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? ममता बनर्जी से लेकर राज्य के अधिकारियों तक को नोटिस दिया है, 2 हफ्ते में जवाब देना है, 3 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी, और जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। जी नमस्कार निखिल जी और बाकी जो पैनलिस्ट हैं। और इस वक्त के जो भी देख रहे हैं देश का जो हाल है, और खास करके पश्चिम बंगाल में जो शर्मदायक कार्यक्रम हो रहा है, उनसे लेके आज मैं बंगाली होके, पश्चिम बंगाल का रेसिडेंट होके मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो भी राय है, हम जो भी राय जब भी आते हैं हम एकदम सर झुका के उसका एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक डाउन इसको करती हूँ। पहली बात ये है, जैसे आपने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये हैबिचुअल हो रहा है,
ये बहुत बार हुआ है कि सेंट्रल एजेंसी के दखल अंदाजी, सेंट्रल एजेंसी का काम में कार्यक्रम में दखल अंदाजी यही गवर्नमेंट करते हैं। और जब सबसे शर्मनाक बात ये है कि शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करने के लिए सीबीआई को मारा और अभी खुद ममता बनर्जी पहुंच गए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता ममता बनर्जी जो कि सीएम है स्टेट का, उसका इक्विवेलेंट कर रहा है, उसका एक लेवल पे ला रहा है शेख शाहजहां के साथ। तो आप सोचिए बंगाल कौन चला रहा है, कैसे जो शख्स जो है वो कैसे रवैया का है। बाकी रहा सीपी, डीजीपी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को शायद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो ये एकदम जाहिर है कि बार बार ये कानून का उल्लंघन या फिर सेंट्रल एजेंसी का काम में दखल अंदाजी करना एक हैबिचुअल ऑफेंस हो चुका है पश्चिम बंगाल में। और रहा ये भास्कर ने जैसे बात बोल रहा है, वो तो कभी सीधा नहीं बोलता, जो इशू है मुद्दे पे नहीं बोलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, विनोद जी ने भी उठाया है कि ईडी ने इतने बार रेड किया, तो इस बार ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंच गए। लेकिन हालांकि सीबीआई ने पहले भी एक रेड किया था सीबीआई ने, और हमने देखा था पश्चिम बंगाल में कि 5-6 सीबीआई ऑफिशियल को एक गाड़ी में धकेल के उनको भी पुलिस में अरेस्ट कर दिया गया। तो ऐसा होता है बंगाल में। लेकिन ये खास क्यों है? हमें ना बचपन में एक कहानी सुनाया जाता था, जबकि एक राक्षस था, उसका कोई और तोते में उसका प्राण बस गया था, और वो अगर कोई पकड़ ले, उस तोते को अगर कोई पकड़ ले तो ये राक्षस बहुत बकला जाता था। तो आपके नजर में प्रतीक जैन जो है वो ममता बनर्जी के लिए तोता है, जिनको दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उस तोते को कोई पकड़े क्योंकि उनकी जान उसमें थी। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तोते का पिंजरा है कुछ तो है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भास्कर सिन्हा रॉय से इसका जवाब लेंगे। भास्कर सिन्हा रॉय, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम वापस आपके पास आ रहे हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस होंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो उसने आईपैक के
दफ्तर पर ईडी के छापे और वहां ममता बनर्जी के पहुंच जाने और उसके साथ ही साथ वहां से फाइलें लेकर आने और केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देने के मामले में दिया है। उस पूरी चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा जी जुड़े हैं, भास्कर सिन्हा रॉय जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर शत्रुपा बीजेपी की प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शत्रुपा ने जो बात कही, भास्कर सिन्हा रॉय आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, आपसे शुरुआत करेंगे जी। नहीं, देखिए पहला बात क्या है कि रेड अगर जब होता है किसी जगह पे, वहां से कुछ चीज कॉन्फिस्केट किया जाता है और लिस्ट बनाया जाता है कि हम लोग ये सब जब्त किया है, ये कागज ये वो, लेकिन उन लोगों ने, ईडी ने कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी चीज बरामद नहीं किया। दूसरी बात क्या होता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले तो लोकल पुलिस स्टेशन को इत्तला देना चाहिए, वो इत्तला नहीं दिया गया। 11:30 बजे एक तो मेल किया गया, इनको मालूम नहीं था। तीसरी बात यह है, अगर मान लीजिए अगर ये रेड चलने का टाइम अगर कोई किसी ने कुछ किया है जो गैर कानूनी है तो एफआईआर होता है, तो ये एफआईआर कहाँ है, अब क्या जब्त किया है, इसलिए आप जांच कर रहे हैं। और 2020 में जो एफआईआर हुआ था जिस चीजों का, कोयला घोटाला का जो बोल रहे थे, इतना दिनों से आप क्या कर रहे थे? जब चुनाव नजदीक है तभी आपने रेड किया और किसी का घर में रेड किया। और ममता बनर्जी जी ने ये जो लैपटॉप है और मोबाइल, ये लैपटॉप और मोबाइल में पर्सनल चीज रहती है, इसके साथ ये जांच का, कोयला घोटाले का जांच का कोई संबंध नहीं था। तो ये 2 चीज लेके आए और अभी तक ईडी कुछ कह नहीं पाए कि हमसे कुछ चीज छीन लिया, कि हमारा जब्त किया हुआ चीज लेके भाग गए, कि हमारा चीज को नहीं दिया गया। इन लोगों को रोका गया कि हमारा चीज, पर्सनल जो चीज है उसको लेने के लिए जो घुसे थे बीजेपी को देने के लिए, वो जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शत्रुपा ये कह रहे हैं कि भाई ईडी ने तो कुछ कहा ही नहीं है और ये तो केवल एक लैपटॉप और जो मोबाइल था वो लेकर के गए हैं, उसमें उस कोयला घोटाले से संबंधित कोई चीज नहीं थी। ये बात ये कैसे जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जरूर इसका कुछ ना कुछ जवाब देंगी। निखिल जी, आपने एकदम सही बोला है। भास्कर तो इतना एक्सपर्ट है कि ये बेकार में तृणमूल इतना टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके, ये कौन, कपिल सिब्बल या मनु सिंघवी या फिर यहाँ पे कल्याण बैनर्जी, ये लोग कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। भास्कर को ले जाना था, भास्कर को इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना वो दाव पेच जानता है, उनको ले जाना था। लेकिन मैं दूसरा एक बात बोलूं कि ये ईडी ने एकदम हाथ उठा दिया। उन्होंने बोला है कि भैया हम कुछ चीज नहीं कर पाए, कुछ चीजें लिस्ट नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी आए और फायर आर्म्स के साथ उनका जो पुलिस एक्सपर्ट था या जो भी हाई ऑफिशियल था, उनका खुद जेड सिक्योरिटी फायर आर्म्स लेके आए और उनको पूरा जो भी था डकैत बन के पूरा सब कुछ उठा के लेके गया। तो ईडी ने एकदम पूरा सरेंडर कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या सीज करेंगे। तो ऐसा हालत है यहाँ पे। वैसे भी विनोद भैया कुछ कह रहे थे कि हर एक सेंट्रल एजेंसी, आप भी शायद कुछ कह रहे थे निखिल जी, कि यहाँ पे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आते हैं। मुरुगन के गाड़ी के ऊपर इतना हमला हुआ, सोचिए हमारा नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के कॉन्वॉय के ऊपर इतना हमला, पत्थर बारिश, ये वो, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन का गाड़ी पे होता है, हमारा केंद्रीय प्रतिमंत्री जो है सुकांत मजूमदार को ऊपर ऐसा होता है। तो ऐसे हमलाबाजी होते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो भी मैं बोलूं कि पॉलिटिकल है। ये जो सेंट्रल एजेंसी है कि ईडी है, सीबीआई है, सीपी मुरुगन के साथ जो हुआ था, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है, हाई ऑफिशियल्स है, इन लोगों को तो अपना कार्यक्रम ठीक है। ये जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, हमले रहे हैं, जो हिंसा रही है, वो पश्चिम बंगाल में बार बार देखने को मिलती है। और ये जिसको कहना है कि चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, चुनावों के दौरान और अभी से जिस तरह से हमले हो रहे हैं और हिंसा हो रही है, वो लगातार देखने को मिल रही है। मैं ये समझना चाहूँगा विनोद मिश्रा जी आपसे कि ये जो सारा प्रकरण है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये सारी, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका चुनावों के विशेष संदर्भ में? निखिल, 3 बार के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास में शायद इस बार कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों को लेके जिस तरह से ममता बनर्जी आक्रामक हैं, जो अभी सतपुरा जी, डॉक्टर साहब मैडम कह रही थी कि आप देखिए कि सीधे सीधे आप पर्यवेक्षक जा रहे हैं तो उनके कार पे आप अटैक करते हैं। अभी 8 पर्यवेक्षक आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया है, जो उनका उन पे दबाव कर रहा है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं।
तो अब आप सोचिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी इस तरह का ये तीसरे टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए जो मुद्दे बना रही हैं, ऑब्वियसली वो एक स्ट्रीट फाइटर वाला जो उनका नंदीग्राम बना रहा है, ममता बनर्जी लोगों में ये दिखाना चाहती है कि वो वही ममता बनर्जी का डीएनए स्ट्रीट फाइटर्स का है। अब इस बार वो गलती क्या कर गई है कि वो जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में उन्हें दखल देके और जो अब बाहर में आके और नीले हरे रंग के फाइल को लेके जो मीडिया से बात कर रही है, तो वो स्ट्रीट फाइटर का जो परसेप्शन लोगों में बनाना चाहती है, यही कानूनी रूप से गलत चला गया है। कानूनी रूप से आपने स्ट्रीट फाइटर के लिए अगर बीजेपी के साथ ये करते रहते तो शायद वो एक तरह से पार्टी के लिए लोगों में ये समझ में आती, लेकिन 3 पुलिस अधिकारी ईडी के और उसमें 100 पुलिसकर्मी लेके, आला चीफ सेक्रेटरी से लेके और डीजी पुलिस को लेके, अधिकारी को लेके आप पहुंच रहे हैं और उसको ईडी को धमका रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रीट फाइटर की छवि जो है उनको इस बार सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको एक तरह से बेनकाब कर दिया है कि ममता बनर्जी इलेक्शन नहीं है सब कुछ। जी चलते चलते विकास, आपके पास एक इशू थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे दर्शकों के लिए, क्योंकि जो ममता बनर्जी के वकील थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सभी लोगों ने कहा कि जो हाईकोर्ट में अभी कल सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये वो बार बार कह रहे थे कि हाईकोर्ट में इस सुनवाई को जारी रखा जाए, इसके पीछे का क्या लॉजिक था और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? देखिए, हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर के ये कहा गया कि भले ही पहले दिन एक रकस का माहौल था, वहां पे बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन कल जो थी वो सुनवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसी सुनवाई को चलने दे, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद ये लगता यह है कि सिर्फ यही एक वजह थी कि उनके पास एक फोरम उपलब्ध रहता। अगर हाईकोर्ट में कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर होता भी तो एक मौका होता सुप्रीम कोर्ट आकर के स्टे लेना, कुछ समय निकलता, उसमें कुछ चीजें उनके पास समय होता अपनी बात को ज्यादा कानूनी तरीके से रखने के लिए, दांव पेच क्या क्या हो सकते हैं उस पर काम करने के लिए। लेकिन अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो आगे के कोई रास्ते बचेंगे नहीं, पूरा रास्ता आगे बंद मिलेगा। तो यही वजह थी कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। इसीलिए देखिए, कोर्ट ने भी आज हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर के कोई ऑर्डर नहीं किया है। अब उम्मीद यह है कि हाईकोर्ट जैसे खुद ही संज्ञान लेकर के सुनवाई को टाल देता है, तो 4-5 हफ्ते के लिए हो सकता है हाईकोर्ट अपनी सुनवाई को टाल दे, लेकिन उस पर कोर्ट सहमत नहीं दिखा। तृणमूल के समर्थक जो थे या डीजीपी वगैरह के जो दलीलें थी उनसे सहमत नहीं दिखा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। भास्कर सिन्हा राव, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर शत्रुत्वा, आपका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।